हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं और ये लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि टीचर को क्वेश्चन करते करते ये कैसे समझ आता है कि इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है। किस सिचुएशन, ऐसी क्या सिचुएशन पैदा होती है जिससे ये समझ आता है स्टूडेंट को या टीचर को कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम इसी लेक्चर को लेके बात करेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। अगर इंटीग्रेशन ना हो फिजिक्स में तो क्या होगा, और अगर इंटीग्रेशन हमें यूज करना है तो हमें कैसे पता चलता है कि इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन यूज करना है। अगर ये समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन यूज करना है तो उसको परफॉर्म कैसे करना है। ये सारी बातें आज हमारी इस लेक्चर में होंगी। तो बच्चों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। जैसे मान लो हमारे पास एक केस है। केस ये कि मान लो फोर्स है 5 न्यूटन और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो रही है अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स अप टू 4 मीटर, और फोर्स जो हमारा कांस्टेंट है। मतलब जो मैंने फोर्स अप्लाई किया बॉडी पे 4 मीटर तक, दैट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। तो बच्चों, इस केस में फोर्स कांस्टेंट है। इस केस में हमारे पास वर्क डन निकालने का ऑप्शन क्या होगा? इस केस में वर्क डन निकालने का ऑप्शन हमने क्लास 9th में सीखा था कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और हम अपने लेक्चर को आसान करने के लिए मान लेते हैं ये एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जीरो है। एंगल जीरो का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस जीरो आपका 1 होता है। तो इसका मतलब यहां पे हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 20 जूल। जूल आपका यूनिट है बच्चों वर्क का। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, तो वर्क डन भी ऐसे यूनिट में लिया जाएगा। तो इस केस में हमने बहुत आसानी से वर्क डन निकाल लिया, जो कि हमारी क्लास 9 की सिचुएशन होती थी। और आपने ध्यान दिया होगा क्लास 9 में हमने जब भी वर्क डन निकाला होगा वहां पे फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहा होगा पूरी जर्नी में। तो ये 20 जूल हमने वर्क डन। एक ऑप्शन और है इसका निकालने का। अगर कहीं हम ऐसा करें, यहां पे मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं 4 मीटर तक, अप टू 4 मीटर, फोर्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो फोर्स है आपका 4 मीटर तक कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगा। 1 मीटर पे भी फोर्स 5 है, 2 पे भी 5 है, 3 पे भी 5 है, 4 पे भी 5 है। तो अगर मैं एरिया अंडर कर्व देखूं, अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में प्लॉटिंग करूं और इसका एरिया अंडर कर्व देखूं, तो वर्क डन निकालने का एक ऑप्शन और होता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ पता है और उसके अंदर का अगर आप एरिया निकाल पाए तो वही बच्चों वर्क डन होता है। चेक करते हैं एरिया क्या आएगा। ये एरिया शेडेड एरिया आ गया, कितना आएगा? ये आएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये कितना आ गया? लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया। लेंथ कितनी है? 5। ब्रेथ कितनी है? 4। ये कितना आ गया? 20। यहां पे भी आंसर क्या आ गया? 20। यहां पे भी क्या आ गया? 20। इसका मतलब फोर्स अगर कांस्टेंट है तो आपके पास ये दो ऑप्शन बन रहे हैं इसका वर्क डन निकालने के। आपके पास दो ऑप्शन बन रहे हैं वर्क डन को कैलकुलेट करने के। अब हम यहां पे देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हम एक रिलेशन बनाएं, क्या बनेगा? वो रिलेशन बनेगा F इक्वल्स टू 5x रेज़ टू पावर 0, या फिर F इक्वल्स टू 5। क्योंकि अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करूं तब भी फोर्स 5 होगा, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तब भी फोर्स 5 होगा, x की वैल्यू 3 पुट करूं तब भी 5 होगा। इसमें यहां पे f क्या है हमारा? x पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। f की वैल्यू x पे डिपेंड नहीं कर रही है। f की वैल्यू क्या है?
कांस्टेंट है, वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो जब भी फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, उस केस में तो आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है वर्क डन निकालने का। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे एफ और एक्स में क्या रिलेशन है, एफ इक्वल्स टू 5 एक्स टू पावर 0 या एफ इक्वल्स टू 5, ये रिलेशन है एफ और एक्स के बीच में। अब हम केस सेकंड करते हैं, आप इन केसेस को मेंटेन करें। ये केस नंबर 1 आ गया। अब हम केस 2 ले रहे हैं। हमें ये समझना है कि हमें इंटीग्रेशन की क्या जरूरत पड़ेगी। अब हम केस 2 ले रहे हैं। केस 2, चलो हमने एक केस बनाया, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जब 0 थी, फोर्स 0 था। जब डिस्प्लेसमेंट 1 है, फोर्स 2 है। जब 2 है, फोर्स 4 है। जब 3 है, फोर्स 6 है। इस केस में फोर्स बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन फोर्स का जो चेंज होना है वो देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है थोड़ा सा यूनिफॉर्म ढंग से चेंज हो रहा है। हर 1 मीटर पे 2 न्यूटन से चेंज हो हर 1 मीटर पे 2 न्यूटन से चेंज हो रहा है। इस केस में हम वर्क डन का फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ एस कॉस थीटा वाला। ये फॉर्मूला हमारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम फोर्स की क्या वैल्यू डालें, 0 डालें, 2 डालें, 4 डालें, 6 डालें, ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं करेगा इस केस में। अब एक और ऑप्शन है आपके पास वर्क डन निकालने का, वो होता है एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। चलो देखते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 0 पे ये x है, 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6। तो आपने देखा ये ग्राफ बना, और इसके अंदर का एरिया ये आ गया। ये हमारा एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ आ गया। तो देखते हैं क्या बनेगा एरिया। ये मान लो 0 है, ए है, बी है, तो हमारा वर्क डन कितना आ गया, ये बन गया एरिया अंडर ग्राफ। कैसा बना, एरिया ऑफ ट्राइंगल बना, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस कितना है 3 और ऑल्टीट्यूड कितना है 6। 1 2 3 4 5 6 और हाइट इसकी 6 है, तो ये आ गया 9 जूल। चलो हमारा वर्क डन निकल गया किसी तरह। अगर हमारा एक फॉर्मूला फेल हो रहा है, दूसरा हमारा काम कर रहा है एरिया अंडर ग्राफ वाला, कि इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया आएगा वही हमारा वर्क डन होगा। लेकिन हमेशा हर एरिया वर्क डन नहीं होता, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का एरिया जो होगा वो हमेशा वर्क डन होता है। तो हमारा 9 जूल वर्क डन आ गया। यहां पे भी हमने वर्क डन निकाल लिया। अब केस 3 लेते हैं। एक बात आप यहां पे और ध्यान रखें, यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन बना, ये बना 2x का। जब x 0 है, फोर्स 0 है। जब x 1 है, फोर्स 2 है। जब x 2 है, फोर्स 4 है। तो हमारा यहाँ पे रिलेशन बना f और x के बीच में, f इक्वल्स टू 2x का। ठीक है बच्चों, और फर्स्ट ग्राफ में क्या बना था, f इक्वल्स टू 5 का। सेकंड केस में हमारा रिलेशन बन रहा है f इक्वल्स टू 2x का। अब केस 3, मान लो फोर्स बार बार चेंज हो रहा है। फोर्स की वैल्यू केस 2 में भी चेंज हो रही थी, लेकिन उसमें यूनिफॉर्मिटी दिख रही थी, हर मीटर पे 2 न्यूटन से चेंज। यहां पे कभी फोर्स बढ़ रहा है, कभी फ्लैट हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए कम बढ़ रहा है, फिर स्टीपनेस बढ़ रही है, कभी स्टीपनेस कम हो रही है। इस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, आपको क्या लगता है, पहला फॉर्मूला काम करेगा? नहीं, पहला फॉर्मूला तो फेल रहेगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है ही नहीं। ये फॉर्मूला तो हमेशा तब लगता है जब फोर्स कांस्टेंट है। फॉर्मूला नंबर 2, एरिया अंडर ग्राफ, नहीं, ना तो यहां पे रेक्टेंगल बना, ना यहां पे ट्रायंगल बना, और ना ही कोई ट्रिपेजियम दिख रहा है।
तो इसका मतलब यहां पे तो एरिया अंडर ग्राफ का कंसेप्ट भी फेल हो गया। तो बच्चों इस टाइप की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमारा इंटीग्रेशन का यूज आता है। ऐसी सिचुएशंस 99% फिजिक्स में बनती हैं। कभी 1% होता है कि फोर्स कांस्टेंट हो। मैक्सिमम केस में हमारे पास फिजिक्स में जितने भी फोर्सेस हैं वो वेरिएबल फोर्सेस यूज होते हैं, चाहे वो स्प्रिंग फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, वो सब के सब हमारे वेरिएबल फोर्स हैं जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती है डिस्टेंस के साथ। जैसे आपने देखा ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, और जैसे जैसे दूरी चेंज होगी, अगर मैं एफ और आर का ग्राफ बनाऊंगा तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, जैसे जैसे आर मैं चेंज करूंगा फोर्स आपका चेंज होता है, जैसे जैसे आर मैं चेंज करूंगा फोर्स आपका चेंज होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उन सब सिचुएशंस में हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। अब मेरा काम है कि इस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, इस टाइप के केसेस में हमें वर्क डन कैसे निकालना है। इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन की जरूरत कहां पड़ी, दैट इज वी नीड इंटीग्रेशन अंडर वेरिएबल केसेस का मतलब जहां पे आपका वेरिएबल दूसरे वैल्यू पे डिपेंड तो कर रहा है लेकिन इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, एक जिगजैग वे में, एक अननेचुरल वे में, उस केस में हम इंटीग्रेशन की यूज करते हैं। तो कांस्टेंट अगर हमारा फोर्स होता तब तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते थे। और बच्चों इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप करना, इंटीग्रेट करना, जोड़ना, सम अप करना, एड अप करना। वो क्या मतलब है अभी हम इसको देखेंगे। अब हमें समझ आ गया कि इस केस में हमें वर्क डन निकालना है, और वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, इंटीग्रेशन से। तो क्या क्या स्टेप्स होंगे उसके, स्टेप्स इन इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो बच्चों ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। आप जहां जहां आपको इंटीग्रेशन की भनक नजर आ जाए कि यहां पे हमें इंटीग्रेट करके वर्क डन निकालना है, इस केस में या किसी भी केस में डिफरेंट केसेस में डिफरेंट सिचुएशन बनेगी। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट है तो उस केस में वर्क डन का कंसेप्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले हमें देखना है, थिंक ऑफ लिमिट्स। सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमें वर्क डन कहां से कहां तक का निकालना है। जैसे इस केस में मुझे वर्क डन कहां से कहां तक निकालना है, x1 से x2 तक, ये हमारी लिमिट्स होगी। x1 को हम लोअर लिमिट कहेंगे बच्चों, जहां से हमें चलना है, और x2 को अपर लिमिट। अगर हमें यह समझ आ जाए कि हमें कहां से कहां तक चलना है तभी तो हम वर्क डन निकाल पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है और कहां से कहां तक करना है तो हम वर्क डन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपने लिमिट्स का ध्यान रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक पॉइंट लेना है ए इन बिटवीन द लिमिट्स। आपको अपना एम पता है, आपने कहां से कहां तक जाना है। उसके बाद आप एक पॉइंट डिसाइड करेंगे ए नाम का, जिसकी दूरी आपको पता होगी, क्योंकि इस एक्स एक्सिस का तो आपको पता ही है ना। आपने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया लिमिट्स के बीच में, कर लिया। जब आप कर लोगे तो कैलकुलेट करोगे फोर्स एट दैट पॉइंट। आपकी फोर्स बार बार चेंज हो रही है, हमें पता है, जैसे जैसे एक्सचेंज हो रहा है फोर्स चेंज हो रही है, लेकिन किसी पॉइंट पे फोर्स क्या है वो तो आप निकाल सकते हो ना। जैसे इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे फोर्स क्या है वो मुझे पता चल जाएगी। कैसे, इस पॉइंट पे फोर्स एफ है मान लो, इस पॉइंट पे फोर्स क्या है एफ। आप कैलकुलेट करेंगे फोर्स उस पॉइंट पे, लेट इट बी एफ। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, मूव ए लिटल बिट बाय dx। उसके बाद आप हल्का सा चलेंगे, हल्का सा, इतना हल्का
ए से बी तक आप इतना हल्का चलेंगे कि उस दौरान फोर्स चेंज ना हो। आपको पता है जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है फोर्स चेंज हो रही है, लेकिन अगर आप इतना हल्का चले, इतनी कम मूवमेंट आपने की कि फोर्स को चेंज होने का मौका नहीं मिला। जैसे बी पे भी फोर्स देखो क्या लग रही है, सेम। बी पे भी फोर्स क्या लग रही है, सेम। तो ए से बी तक का सबसे पहले हम छोटा सा वर्क डन निकालेंगे। बच्चों बेसिकली वर्क डन क्या है, इस केस में वर्क डन क्या है, इस केस में मुझे वर्क डन निकालना है, क्या है, इस पूरा कर्व के अंदर का एरिया, इस पूरे कर्व के अंदर का एरिया बेसिकली क्या है, हमारा वर्क डन है, टोटल वर्क डन। लेकिन उसको अप्रोच करने के लिए हम पहले छोटे छोटे वर्क डन निकालेंगे। तो हमने छोटा सा मूव किया बाय डीएक्स। अब स्मॉल वर्क डन कितना आ गया, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जाने के लिए स्मॉल वर्क डन कितना होगा, वो ये शेडेड एरिया होगा। तो स्मॉल वर्क डन को हम डिनोट करेंगे डीडब्ल्यू से, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे डीएक्स से। स्मॉल वर्क डन मतलब डीडब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन डीडब्ल्यू, और स्मॉल वर्क डन कितना होगा, एफ डीएक्स। क्यों होगा देख लें, स्मॉल वर्क डन क्या होगा, एफ डीएक्स क्यों होगा। स्मॉल वर्क डन मतलब एरिया ऑफ स्ट्रिप, जो मैंने स्ट्रिप ये शेडेड स्ट्रिप किया इसका अंदर का एरिया, और इसका अंदर का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कितनी है एफ, और ब्रेथ कितनी है डीएक्स। ये आपका डीएक्स है, छोटा सा हल्का सा मूवमेंट है ये ए से बी तक का डीएक्स। तो बच्चों वर्क डन तो होता है एरिया अंडर कर्व, लेकिन मैंने छोटा सा वर्क डन निकाला, लेकिन मुझे छोटा वर्क डन ही निकालना है। ये एफ डीएक्स क्या है, स्मॉल वर्क डन है बच्चों। ये क्या है, एरिया ऑफ स्ट्रिप मतलब स्मॉल वर्क डन। यहां से आपने ध्यान देना है, ये स्मॉल वर्क डन है एफ डीएक्स, लेकिन हमें स्मॉल वर्क डन नहीं चाहिए। ऐसे जितने भी छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं, ऐसे जितने भी छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं, उन सबको हमें क्या करना है, एड अप करना है। ये मैंने क्या कर दिया, एड अप कर दिया। ये जितने भी छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं, ये जितने भी छोटे छोटे स्ट्रिप्स का एरिया था, उन सबको मैंने क्या कर दिया, एड अप। लेकिन कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 3 में, कहां से कहां तक। अब कहां से कहां तक का स्ट्रिप्स आपने ऐड करने हैं, कहीं तक भी, ये ग्राफ तो चलता जाएगा आगे, ये ग्राफ का तो कोई एंड ही नहीं है। लेकिन हमने उसको डिफाइन किया कि हमें यहां से लेके यहां तक जितने भी छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं, उन सबका एरिया क्या करना है, एड अप करना है। इंटीग्रेशन मतलब एड अप करना है, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। तो बच्चों ये आपका स्मॉल वर्क डन था, ये आपका स्मॉल वर्क डन था। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, किस टाइप का इंटीग्रेशन करूंगा, डेफिनेट, डिफाइन कर दिया मैंने, यहां से यहां तक एड अप करना है, ये छोटे छोटे एरियाज जितने भी हैं। तो वो क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक के पूरे एरियाज का सम आ जाएगा, वही हमारा टोटल वर्क डन होगा। कैसे होगा देखें। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीडब्ल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीडब्ल्यू क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डीडब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू होगा। मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या होता है, टी। इंटीग्रेशन डीडब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू। डीडब्ल्यू क्या था, छोटा वर्क डन। और ऐसे छोटे छोटे वर्क डन जब पूरे एडअप होंगे, इंटीग्रेट होंगे, समअप होंगे, तो क्या बनेगा, टोटल वर्क डन। ये आ गया आपका टोटल वर्क डन, जो हमारा एम है, ये हमारा टोटल वर्क डन आएगा। और ये आ जाएगा x1 to x2 f dx। तो बच्चों हमने यहां पे ये सीखा कि जब फोर्स कांस्टेंट था तो वर्क डन का फॉर्मूला हम यूज करते थे एफ एस कॉस थीटा, और जब फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन होगा x1 to x2 f dx। ये फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन का। अब एक बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता कि इससे जो आंसर आएगा वो सही आएगा, हमें क्या पता है, इस ढंग से अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे, हमें तो इसका आंसर पता ही नहीं, इसका एरिया कितना है। अब हम कैसे मान लें कि यही आंसर आएगा। तो बच्चों एक चीज मैं बता दूं, ये फॉर्मूला आपका हर कंडीशन में काम करता है। वेरिएबल फोर्स हो तब भी काम करता है, और अगर फोर्स कांस्टेंट हो तब भी काम करेगा। लेकिन कांस्टेंट फोर्स में हम ये फॉर्मूला लगाते नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स में तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है वर्क डन निकालने के।
हम वेरिएबल फोर्स में ही इसको अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट फोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यही फॉर्मूला आपके पिछले 2 केसेस पे अप्लाई कर रहा हूं, यही फॉर्मूला आपके पिछले 2 केसेस पे अप्लाई कर रहा हूं, ताकि हम ये चेक कर पाए कि ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं करता है। और पिछले 2 केसेस में तो हमें आंसर भी उनके पता है, तो ये फॉर्मूला मैं पिछले 2 केसेस पे अप्लाई करता हूं और फिर चेक करता हूं ये फॉर्मूला काम कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। हमें कैसे समझ आया कि इंटीग्रेशन लगाना है? क्योंकि आपका फोर्स बार बार डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और जहां पे वेरिएबल फंक्शन आएगा वहां पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। और इंटीग्रेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं बच्चों? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें एड अप कहां से कहां तक करना है, या वर्क डन कहां से कहां तक करना है। फिर उसके बीच में एक पॉइंट लेना है जहां से जहां तक जाना है। मान लो आपने जम्मू से दिल्ली तक जाना है, तो रास्ते में पंजाब में कहीं रुके और वहां पे क्या देखा? फोर्स। और उसके बाद पंजाब से एक स्टेप आगे बढ़े, इतना कम बढ़ना है कि फोर्स को चेंज होने का मौका नहीं मिले। टेक इट मूव ए लिटिल बिट बाय dx, यहां पे एक लाइन लिख लें, सो दैट f रिमेन कांस्टेंट। f कहां कांस्टेंट है? f कांस्टेंट है बच्चों a से b तक। a से b तक f की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। आपने उसको मौका ही नहीं दिया चेंज होने का, इतना कम मूव किया कि फोर्स को मौका ही नहीं मिला चेंज होने का। और जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो ये फॉर्मूला लग सकता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला। यहां पे फोर्स कांस्टेंट है a से b तक, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। और टोटल वर्क डन निकालने के लिए, ये स्मॉल वर्क डन है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे छोटे छोटे वर्क डन को। कहां से कहां तक? x1 से x2 तक। ये f dx क्या है? f dx है स्मॉल वर्क डन। ये जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो वो आ जाएगा टोटल वर्क डन। कहां से कहां तक? x1 से x2 f dx। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला यहाँ सिखा दिया वर्क डन का, x1 to x2 f dx। और लेकिन मैंने ये बताया कि ये फॉर्मूला वेरिएबल के लिए बना है, लेकिन हम इसको कांस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे कांस्टेंट को अप्लाई करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तब भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, बस टाइम वेस्ट होगा थोड़ा सा। अब मैं ये फॉर्मूला यूज करके आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला जो हमने बनाया है बड़ा ही ऑथेंटिक फॉर्मूला है। कैसे यूज करते हैं देखते हैं। अब दोबारा से केस 1 पे आए। केस 1 मैंने आपको बताया था, बॉडी मूव कर रही है 1 2 3 4 और यहां पे 5 था, और 4 तक कितना वर्क डन हो रहा था? 20 जूल का। सीधा ऑप्शन था वर्क डन निकालने का 5 इंटू 4। दूसरा ऑप्शन था एरिया अंडर ग्राफ, तब भी 20 आया। अब हम इसको तीसरा ऑप्शन से कर रहे हैं, कहां से कहां तक जाना है? 0 से 4 तक जाना है। 0 से x1 क्या है? 0 है। x2 क्या है? 4 f dx। लेकिन मैंने आपको बताया यहां पे f क्या था? f था 5 x = 0। तो f की वैल्यू, f हमेशा x पर डिपेंड करेगा, देखो कर रहा है 5x = 0 dx। बच्चों ये 5 ही आएगा, एनीथिंग रेस्ट 0 is 1। ये कैसा फंक्शन हुआ? कांस्टेंट फंक्शन हुआ। ये कांस्टेंट फंक्शन है। मैंने आपको कहा था फंक्शन अलग अलग तरह के होते हैं, लॉग फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, लेकिन उसमें मैंने एक कांस्टेंट फंक्शन बोला था। ये कांस्टेंट फंक्शन है आपका, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है बच्चों। तो यहां पे आप इसको ऑपरेट कर लें, 5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 dx। 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? x होगा बच्चों। लिमिट्स आपकी शिफ्ट होगी 4 और 5, सॉरी यहां 0 आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया? अपर लिमिट पुट करें, x की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट होगी। इस लेक्चर को करने के लिए आप पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 जरूर पढ़ें। x की वैल्यू 4 आएगी, फिर 0 आएगी, कितना आ गया? 20। तो यहां भी 20 आ रहा है। लेकिन हम यहां पे हम इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? हमें तो सीधा सीधा पता है कि वर्क डन का साथ सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों? फोर्स कांस्टेंट है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये भी फॉर्मूला एक वैलिड फॉर्मूला है, लेकिन ये कहां यूज करना है? जहां पे फोर्स बार बार चेंज हो रहा हो वहां पे करें, क्योंकि हमारे कितने स्टेप्स बन गए तब जाके 20 आया, लेकिन डायरेक्टली एक स्टेप में 20 आ रहा था। अब मैंने केस बी बताया था, अब केस बी बताया था। केस बी में कुछ ऐसा था 1 2 3
1 पे 2 था, 2 पे 4 था और 3 पे 6 था। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये फोर्स था और ये आपका डिस्प्लेसमेंट था बच्चों। तो यहाँ पे हमारा एरिया आया था कितना, वर्क डन से हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड ना 6, तो ये आया था 9 जूल। क्योंकि इस पे पहला फॉर्मूला तो फेल हो रहा था, दूसरा हमारा ऑप्शन, अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। मैंने आपको बताया एक ऑप्शन और है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, कहां से कहां तक चलना है, x1 टू x2। अब इस केस में x1 कितना है, कहां से कहां तक जाना है, x1 कहां से कहां तक आपने वर्क डन निकालना है, x1 टू ये है x2, मतलब 0 से 3 तक। और फोर्स और x में क्या रिलेशन है, मैंने आपको बताया 2x का रिलेशन था, 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 4, तो f की जगह पे आ जाएगा 2x dx। समझा की बात बच्चों, f की जगह पे क्या आ गया, f हमेशा x पे डिपेंड करेगा ना, उसकी वैल्यू डाल दी। कैसे कर रहा है, 0 से 3, 2 बाहर, x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 होगा। ठीक है बच्चों, अब आप लिमिट पुट कर दें, टू 3 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, ये आ गया 2, 9 बाय 2, ये 2 2 कट गया 9, मतलब सेम आंसर आया। लेकिन कितना लेंथी प्रोसेस करना पड़ा, तो आपको मानना पड़ेगा कि जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है इंटीग्रेशन का वो हर जगह पे काम करेगा, लेकिन आपने वो फॉर्मूला तभी यूज करना है जब फोर्स आपका एक्स पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन बार बार एक्स की वैल्यू से चेंज होने से फोर्स की वैल्यू बार बार चेंज, मतलब वेरिएबल फंक्शन हो तब यूज करना है। कांस्टेंट में आपने इंटीग्रेशन यूज नहीं करनी है, क्योंकि अदरवाइज ये आपका काफी टाइम बर्बाद करेगी। आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे काम करती है। आपने एक नया तरीका सीखा इंटीग्रेशन का, वर्क डन निकालने का, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। वैसे अलग अलग सिचुएशंस पे इंटीग्रेशन अलग अलग ढंग से काम करती है, लेकिन आपको जो मैंने ये स्टेप्स बताए हैं, आपने अप्रोच हमेशा वैसे ही करना है, कहां से कहां तक चलना है, बीच में रुकना है, वहां पे फोर्स कैलकुलेट करनी है, फिर हल्का सा चलना है, फिर स्मॉल वर्क डन निकालना है, फिर टोटल वर्क डन निकालना है। ये एक अप्रोच है इंटीग्रेशन में आगे बढ़ने की। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके बेस पे जो एप्लीकेशंस और हैं वो मैं एक छोटा सा नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।